जी अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू द फोरम ऑफ मेड प्रो एकेडमी बाय डॉक्टर मलिक शरियार। पीजीईटी की क्लासेस के हवाले से ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। पीजीईटी आपको पता है पंजाब में पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट है जो कि मैंडेटरी है फॉर एफसीपीएस 1 और एमडीएमएस एडमिशंस। ट्रेनिंग में ट्रेनिंग स्लॉट हासिल करने के लिए सीआईपीए के थ्रू, पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम के थ्रू। और ये एप्लीकेबल है सिर्फ पंजाब के गवर्नमेंट टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के लिए। तो फर्स्ट टॉपिक अगर आप लिस्ट में देखें, अभी हमारे पास सिलेबस एग्जैक्ट नहीं आया, लेकिन हम अभी फिलहाल चूंकि यूएचएस ले रही है, पंजाब गवर्नमेंट ही ले रही है, तो जे कैट वाला सिलेबस फॉलो करना शुरू कर रहे हैं। और मीनवाइल जब नया सिलेबस आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो उसके टॉपिक हमारे रहते होंगे वो भी हम कवर करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट टॉपिक अगर आप जे कैट की लिस्ट में मेडिसिन के हवाले से देखें, ठीक है, तो उसमें है एक्यूट चेस्ट पेन। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि उसकी हिस्ट्री और प्रेजेंटेशन के बारे में बताएं, इन्वेस्टिगेशंस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो ये हम आज पहला टॉपिक करने लगे हैं इसी सीक्वेंस में इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा जी, जब भी आपके पास एक्यूटली चेस्ट पेन का पेशेंट आएगा, सबसे पहले आपने दो चीजें देखनी है। एक्यूट चेस्ट पेन, अभी हम सिर्फ कार्डियक चेस्ट पेन की बात नहीं कर रहे, जनरल एक्यूट चेस्ट पेन की बात कर रहे हैं। दो चीजें आपने देखनी है कि पेशेंट अनस्टेबल है या स्टेबल है। ठीक है। अगर तो अनस्टेबल है तो आप वो ABCDE अप्रोच यूज करेंगे, पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है। स्टेबलाइज एंड ट्रीट कॉज, यानी जो भी अनस्टेबिलिटी का कॉज चीज बन रही है, लाइक न्यूमोथोरक्स है, लाइक एक्यूट एमआई है, उसको आप ट्रीट करेंगे। ठीक है। अगर तो स्टेबल पेशेंट है आपका, तो आपकी अप्रोच ये होगी कि आप हिस्ट्री लेंगे उसकी, हिस्ट्री, ठीक है, एंड इन्वेस्टिगेशंस। प्लस मीन वाइल आप उसको ये सोचेंगे कि चूंकि कार्डियक कॉजेज और जितने भी कॉजेज हैं, ऑल्दो पेशेंट स्टेबल प्रेजेंट कर सकता है बट वो अनस्टेबिलिटी में जा सकता है, तो आप उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से स्टार्ट कर देंगे साथ ही। और अगर ऑक्सीजन जरूरत है उसको तो ऑक्सीजन लगा देंगे। ये जो मैयर्स हैं ये आपने शुरू में, एक तो ये डिसाइड हो गया, ट्राइएजिंग हो गई, इमरजेंसी में यू चूंकि ऐसा मरीज प्रेजेंट करता है, तो एक ट्राइएजिंग हो गई कि अनस्टेबल है तो क्या आपने रूट लेना है और स्टेबल है तो क्या रूट लेना है। ठीक है। अब आ जाते हैं हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन पे। जो हमारे पास जितने भी कार्डिक ये चेस्ट पेन के कॉजेज होंगे ना, इसको आप कुछ खास एक कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे तो आपके लिए एक सिस्टमेटिक वे हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है, आप इसको कर लें कार्डियक कॉजेज, वास्कुलर कॉजेज, ठीक है। ये अब आपके जो हम पहले कर रहे हैं कार्डियोपल्मोनरी कॉजेज में से ना। ठीक है। एक सेकेंड। एक्यूट चेस्ट पेन, ये कार्डियोपल्मोनरी कॉजेज पहले, एंड देन नॉन कार्डियक कॉजेज। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सबसे पहले, इस तरह आपको याद रखना आसान होगा। देन कार्डियोपुल्मोनरी में कार्डियक कॉजेज, वास्कुलर कॉजेज और पुल्मोनरी कॉजेज। कार्डियोपुल्मोनरी से जाहिर बात है कार्डियोपुल्मोनरी में दिल आ जाता है, पुल्मोनरी लंग्स आ जाते हैं और वास्कुलेचर आ जाता है। ठीक है। तो ये डिफरेंट कॉजेज हो जाएंगे आपके। इसमें से अब जो कार्डियक कॉज है दैट कैन बी MI या ACS आप कह लें, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। दूसरा कौन सा हो सकता है? पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। ये एक्यूट प्रेजेंटेशन आपको इनकी मिल सकती है। वास्कुलर कॉजेज में जो मेजर दो कॉजेज हैं वो क्या है आपके? पुल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, एओर्टिक डायसेक्शन हो सकता है।
ठीक है। जो पुल्मोनरी कॉजेज है उसमें क्या है आपके पास? नमोनिया एंड निमोथोरेक्स। निमोथोरेक्स। जब आपके माइंड में ये सिस्टमेटिकली एक डिवीजन मौजूद होगी ना, तो आपको इनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछना भी बहुत आसान हो जाएगा। अभी जब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कितना आसान हो जाता है जब आपके पास एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो। ठीक है, तो एक्यूट चेस्ट पेन को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है कार्डियोपुल्मोनरी कॉजेज में। उस कार्डियोपुल्मोनरी में कार्डिक है, वास्कुलेचर है, और पुल्मोनरी कॉजेज है। देन आपके आ जाते हैं नॉन कार्डिक कॉजेज। नॉन कार्डिक कॉजेज में क्या आ जाता है जी? आपके जीआई के कॉजेज हैं, जीआईटी के कॉजेज हैं। ठीक है, इसमें ईसोफेजियल रप्चर है, मेजर कॉज। देन आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज है, पेंक्रियाटाइटिस है। ठीक है, उसके अलावा आपके नॉन कार्डियक कॉजेज में न्यूरोमस्कुलर कॉजेज हैं। न्यूरोमस्कुलर में यानी कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस वगैरह, मस्कुलर पेन है कोई, ठीक है, ट्रॉमा हुआ है, हिट हुई है आपके, तो इस वजह से हो सकती है। ठीक है, देन आपका जो अदर कॉजेज है, ठीक है, उसमें आ जाता है हर्पीज जोस्टर वगैरह। ठीक है, देन आपका जो आ जाती है एंजाइटी। एंजाइटी में भी कभी कभी चेस्ट पेन हो जाता है। ठीक है जी, ये अब आपके कॉजेज हैं डिफरेंट, नॉन कार्डियक कॉजेज। अब आप खुद बताएं कि इतने सारे आपके पास कॉजेज अवेलेबल होंगे, तो हिस्ट्री लेना कौन सा कोई मुश्किल काम है? ठीक है, आपके पास एक्यूट चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आएगा, आप सबसे पहले ही उससे, ये अब आपने देख लिए कॉजेज, ठीक है, इसकी बेस पे इन्हीं को हम अलग अलग आप डिस्कस करते हैं, इनके फीचर्स को हम अलग करते हैं। ठीक है, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि हाउ टू प्रोसीड। ठीक है, अब आपका टॉपिक है जो सबसे पहले जी के जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाला, वो भी कवर हो गया। अब हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन, ये आपका टॉपिक है, प्लस इन्वेस्टिगेशंस भी इसी में हम देखेंगे, करते जाएंगे। सबसे पहले आ जाता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अच्छा, जो आपका एंजाइना है ना, एंजाइना, इसके सेवरल कॉजेज हैं, लाइक एनीमिया है, लाइक एओर्टिक स्टीनोसिस है। ठीक है, दो कॉजेज होते हैं मेजर, कि या तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, या ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। दो ही कॉजेज होते हैं, तो एनीमिया, ठीक है, एओर्टिक स्टीनोसिस। ठीक है, उसके अलावा हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में चूंकि मसल बल्क ज्यादा है, तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा पोस्ट प्रेंडियल आपके कॉजेज होते हैं। पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना होता है, क्यों होता है पोस्ट प्रेंडियल? क्योंकि खाना खाते हैं जब आप, उसके बाद आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है, ब्लड जो है वो स्प्लैंचनिक सर्कुलेशन, यानी जीआईटी की सर्कुलेशन की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हार्ट का जो सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, तो जिसमें वैसे ही किसी को मसला हो, तो वो पोस्ट प्रेंडियल उनको एंजाइना हो सकता होता है। काफी सारे कॉजेज होते हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम किसको कहते हैं? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का वर्ड जो है ना, टिपिकली कोरोनरी से याद रखिएगा, कोरोनरी सिंड्रोम, ये है एथीरोस्क्लेरोटिक फिनोमेना की वजह से जो एंजाइना या एमआई वगैरह होता है ना, ये उसके लिए है, एथीरोस्क्लेरोटिक फिनोमेना, एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, उसकी वजह से। अब इसमें तीन चार चीजें हैं, लाइक स्टेबल एंजाइना है,
स्टेबल एंजाइना का पेन यूजली, अच्छा दूसरा एक और ये चीज होती है कि कार्डियक पेन होगा ना, तो वो थोड़ा सा इमीडिएटली फौरन नहीं आ जाएगा, वो कुछ मिनट्स में शुरू होगा। ठीक है। अब स्टेबल एंजाइना है, बेशक अंजाइना है, पेन होगा, और जैसे ही मरीज, ये पेन क्यों हुआ है? क्योंकि एक्यूटली, एक एक्यूट सेटिंग में आपने ज्यादा एक्सरसाइज की है या कुछ भी है, मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी है जिसे बॉडी पूरी नहीं कर पा रही। उस इंक्रीज इन डिमांड की वजह से आपको चेस्ट पेन होगी, लेकिन मायोकार्डियल डैमेज नहीं हुआ होगा अभी। ठीक है। और जैसे ही इंसान रेस्ट करेगा तो ये पेन रिलीफ हो जाएगी। ये पेन यूजली शॉर्टर ड्यूरेशन की होती है, तो स्टेबल एंजाइना कहलाती है। ठीक है। देन आपका आ जाता है अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना यूजली ये होता है, जरा ज्यादा डिग्री का होता है, और ये पेन रेस्ट के साथ सेटल नहीं कर रहा होता, ये रेस्ट पे भी मौजूद होता है। इसको बाकी चीजों से कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है कि इसमें कार्डियक मार्कर्स नहीं रेज्ड होते, कार्डियक इंजरी नहीं होती, मार्कर्स नॉर्मल, अदरवाइज ये भी रेस्ट पे हो रहा होता है। ठीक है। देन आपका आ जाता है मेन एम आई। एम आई की भी आगे दो टाइप्स हैं फिर। एम आई की आगे आपकी दो टाइप्स हैं। एनस्टेमी, जिसमें टिपिकल एसटी एलिवेशन नहीं होती लेकिन कार्डियक मार्कर्स रेज्ड होते हैं। और प्रॉपर मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एसटी एलिवेशन एम आई, स्टेमी। ठीक है जी। एसटी एलिवेशन एम आई, इसमें कार्डियक मार्कर्स भी रेज्ड होते हैं, और टिपिकली रेज्ड होती है आपकी ईसीजी चेंजेस पे एसटी एलिवेशन मिलती है। अब सिम्टम्स देख लेते हैं जरा। स्टेबल एंजाइना जो होता है ना, उसमें यूजली आपका या एंजाइना की लेवल तक तो ये होता है कि आपको कंस्ट्रिक्टिंग सी एक स्ट्रेंगुलेशन की फीलिंग आ रही होती है, पेन भी हो सकती है, चेस्ट पेन। स्टेबल में वो रेस्ट करने से ठीक हो जाएगी, अनस्टेबल में नहीं ठीक होगी, लेकिन अनस्टेबल में कार्डियक मार्कर्स नहीं रेज होंगे, एक तो ये है। दूसरा ये है कि एमआई में ऐसे, यूजली इसमें भी हो सकता है, एमआई में जैसे होगा कि चेस्ट हैवीनेस, चेस्ट हैवीनेस, जैसे एलिफेंट ऑन द चेस्ट, प्लस एसोसिएटेड सिम्टम्स आप पूछ लेंगे। एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होंगे? पसीने आना, नोजिया, वॉमिटिंग। ठीक है। बीपी का लो होना, डिजीनेस, चक्कर आना, पेल्पिटेशंस। दिस इज होल, जो आपका हिस्ट्री में आपके सारे सवाल बनेंगे इसके। ठीक है। कितनी देर से हो रहा है? एम आई यूजली मोर देन 30 मिनट्स तक होता है। ठीक है। मोर देन इक्वल टू 30 मिनट्स चलता है, और ये रेस्ट से रिलीव नहीं होता। तो आपको यहाँ से सवालों का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा कि क्या बैठने से ठीक हो जाता है? पहले भी ऐसे इवेंट्स होते हैं। ठीक है। इस किस्म की आप हिस्ट्री लेंगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में होती है, कि मैंडिबल से ऊपर, अबव मैंडिबल, बिलो एपिगैस्ट्रियम, जो पेन होता है, मतलब एक तो ये है ना कि आपका सेंट्रल चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन, कार्डियक चेस्ट पेन को एक जगह पे पिन पॉइंट नहीं कर सकता पेशेंट। ये डल डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया का पेन होता है, मतलब ये एक स्पेसिफिक एरिया में आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है। ये रेडिएट करता है कार्डियक चेस्ट पेन टू द जॉस, टू बोथ आर्म्स, दोनों आर्म्स में जा सकता है, लेफ्ट में यूजली जाता है लेकिन वो, और लेफ्ट के भी मीडियल एस्पेक्ट से जाता है, अल्नर एस्पेक्ट से। ठीक है। और अगर कहा जाता है कि अगर दोनों में, हैरिसन में बकायदा लिखा हुआ है कि अगर दोनों आर्म्स में रेफर हुआ है चेस्ट पेन, चेस्ट पेन का रेफरल दोनों आर्म्स में हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज कार्डियक चेस्ट पेन। ठीक है। वो भी ये बता देता है कि कार्डियक चेस्ट पेन ही है। ठीक है। अच्छा जी। देन आपका आगे आ जाता है, नेक में जाता है ये, शोल्डर्स में जा सकता है। तो यही आपके क्वेश्चन बनेंगे हिस्ट्री पे कि के जबड़ों की तरफ तो नहीं जा रहा, गर्दन की तरफ तो नहीं जा रहा, दोनों बाजुओं में तो नहीं जा रहा पेन।
ठीक है, शोल्डर की तरफ तो नहीं जा रहा, यानी किस किस्म का पेन है और कहाँ रेफरल है, तो ये हिस्ट्री के पॉइंट्स हो गए। अच्छा जी, अबव मैंडिबल अगर पेन हो, मतलब ये पेन ओरिजिनेट ही अबव मैंडिबल हुआ है, यानी और या ओरिजिनेट ही बिलो एपिगैस्ट्रियम हुआ है, ये उसकी बात हो रही है, रेफरल की बात नहीं हो रही। रेफरल तो कहीं पे भी हो सकता है ना, नेक इज अबव मैंडिबल, जॉज आर अबव मैंडिबल, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर कोई पेन ओरिजिनेट ही अबव द मैंडिबल होता है या ओरिजिनेट ही बिलो द एपिगैस्ट्रियम होता है, तो इट इज लेस लाइकली टू बी कार्डियक पेन। कार्डियक पेन, ठीक है। ये इसकी एक सिग्निफिकेंस, ये भी हिस्ट्री का आपका पॉइंट है। और यूजली ये होता है कि अगर आपका नोजिया वॉमिटिंग, यूजली तो एमआई में हो सकता है नोजिया वॉमिटिंग, लेकिन इट इज स्पेसिफिकली मोर कॉमन इन इंफीरियर वॉल एमआई। ठीक है जी। चलें, ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशंस को भी। सिम्टम्स तो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसके अब अनस्टेबल, सॉरी, स्टेबल एंजाइना है, तो यूजुअली आप रिपीटेडली हो रहा है तो एक तो ईसीजी तो पहला आपका होगा ही होगा। उसके अलावा आप देखेंगे फर्दर एंजियोग्राम वगैरह, कार्डियक एंजियोग्राम वगैरह करा के एंजियोग्राफी जो होती है, कि आप देख लेंगे कि कार्डियक एंजियोग्राम, ताकि कि भाई वेसल वस एथीरोस्क्लेरोटिक फिनोमेना किस हद तक है, क्योंकि ये एक अर्लीस्ट साइन होता है कि कल को एमआई भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, देन आपका अनस्टेबल एंजाइना, और इसमें कार्डियक मार्कर्स भी आ जाएंगे। अनस्टेबल एंजाइना में भी आप यही चीजें करेंगे कि ईसीजी है, मार्कर्स हैं, और एंजियोग्राफी वगैरह, ठीक है। देन एनस्टेमी में भी यही चीजें होंगी, ईसीजी होंगे, मार्कर्स हो सकते हैं, एंजियोग्राफी, और एक चीज एक्स्ट्रा है, ईसीजी, एंजियो, मार्कर्स, एनस्टेमी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जहां होगा वहां मार्कर्स रेज्ड होंगे, ठीक है। प्लस आप इसमें करेंगे ट्रांस इसोफेजियल एको कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांस इसोफेजियल एको, आपको मायोकार्डियल इंस्टेबिलिटी का पता लगेगा, हाइपोकाइनेसिया होगा, ठीक है। इन चीजों को आप देखने के लिए वो करा सकते होते हैं। अच्छा जी, अब मार्कर्स की यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस भी इसी टॉपिक में दी हुई हैं, तो कार्डियक मार्कर्स का फर्स्ट वन टू राइज मायोग्लोबिन, 1 आवर पे ये सबसे पहले राइज कर जाता है। नेक्स्ट इज दी सीकेएमबी वगैरह, लेकिन इसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है री इन्फॉक्शन में। ये 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है, वापस अपनी बेस लाइन पे नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है। अप टू 4 आवर्स पे ये रेज करना शुरू करता है, 2 to 4 आवर्स के ऊपर रेज करना शुरू करता है, और फिर 2 से 3 दिन में वापस अपनी, तो अगर 4 दिन बाद मिसाल के तौर पे एक बंदे को दोबारा चेस्ट पेन हुई है और सीकेएमबी रेज हुआ हुआ मिला है आपको, तो इसका मतलब है उसको री इन्फॉक्शन हुई है, ठीक है। ट्रोपोनिन्स जो हैं, दे आर द मोस्ट सेंसिटिव, और ट्रोपोनिन टी इज सेंसिटिव, ट्रोपोनिन आई इज स्पेसिफिक, ठीक है, ट्रोपोनिन्स। अच्छा जी, अब दो तरह के ट्रोपोनिन्स हैं, एक तो कन्वेंशनल हैं, वो 4 to 6 आवर्स पे रेज करते हैं, और एक आजकल नए आए हुए हैं हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन्स, दे स्टार्ट राइजिंग इन 1 to 3 आवर्स, जल्दी राइज कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर एक पेशेंट आपके पास आया है
और जिसको 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं, 2 to 3 आवर्स चेस्ट पेन, यानी एमआई आप सस्पेक्ट कर रहे थे, और आपने हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन्स कराए हैं, एचएस ट्रॉप्स, और वो नॉर्मल आ गए हैं या वेरी लो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कार्डिक आपकी जो एमआई है वो ऑलमोस्ट रूल आउट हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ चुके होते हैं 1 से 3 घंटे में, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू प्रोसीड फॉर दी कार्डिक मार्कर्स। इसके अलावा जो कार्डिक मार्कर एक और रेज हो सकता है, दैट इज एलडीएच। एलडीएच, एल फॉर एलडीएच और एल फॉर लेट, ये सबसे ज्यादा लेट राइज करता है, ठीक है। नाउ आफ्टर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हम बात कर लेते हैं पेरिकार्डाइटिस की, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है आपका? ठीक है, यूजली इसको प्लूरेटिक पेन कहा जाता है। जो कार्डियक प्लूरा है ना, दोनों उसकी लेयर्स, ठीक है, विसरल एंड पेराइटल, वो पेनलेस होते हैं, मतलब उनके अंदर पेन सेंसेशंस नहीं होती। तो कहा जाता है कि ये जो पेन होती है प्लूरेटिक पेन होती है, यानी रेफर्ड पेन होती है, रेफरल टू दी जो सामने प्लूरा पड़ा होता है, ये उसको इन्वॉल्व करती है मेनली। जब वो उसको इन्वॉल्व करती है तो ये प्लूरेटिक पेन होती है, सो इट इज शार्प, ठीक है, मे बी प्रेजेंट फॉर आवर्स टू डेज, ठीक है, और इसकी पोस्चरल एसोसिएशन होती है, ठीक है। improves with sitting or leaning forward, ठीक है, increases with lying down, ठीक है जी। तो ये पेरिकार्डाइटिस का पेन इस किस्म का होगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पेरिकार्डाइटिस का पेन है, ठीक है जी। देन हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट कॉजेज के अंदर, ठीक है, एक्यूट एमआई वगैरह के वास्कुलर कॉजेज, तो उसमें एओर्टिक डायसेक्शन है। अच्छा जी, एओर्टिक डायसेक्शन जो होता है, यूजुअली पेशेंट की प्रीसीडिंग हिस्ट्री होगी हाइपरटेंशन की, मार्फन सिंड्रोम की पूछेंगे आप उसको, उनके साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है। उसके अलावा अगर तो असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व होता है, असेंडिंग एओर्टा, ठीक है, तो यूजुअली पेन एंटीरियर चेस्ट में होता है। अगर डिसेंडिंग एओर्टा हो तो पेन होता है बैक में, ठीक है। तो असेंडिंग से जब डिसेंडिंग एओर्टा तक इन्वॉल्व हुआ हुआ तो यूजुअली पेन शार्प नाइफ लाइक पेन होता है, ये शार्प नाइफ लाइक, और ये सडन ऑनसेट होता है, एंड रेफर टू बैक बिटवीन शोल्डर्स, ठीक है। दोनों आपके लिम्स जो हैं, ठीक है, उसमें जाहिर बात है आप फिजिकल एग्जामिनेशन भी तो पेशेंट का करेंगे ना, दोनों लिम्स हैं उसमें बीपी का डिफरेंस आ रहा है, प्लस शार्प पेन था, सडन पेन था, बैक की तरफ रेफर हो रहा है, दोनों शोल्डर्स के बीच में, पहले पेशेंट हाइपरटेंसिव था, मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट था, तो इट इज मोस्ट लाइकली टू बी एओर्टिक डायसेक्शन, ठीक है, ये एओर्टिक डायसेक्शन का पेशेंट होगा आपका, ठीक है।
फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपको और क्या मिल सकता है? एओर्टिक डाइसेक्शन में? हमने कहा अनइक्वल बीपी या पल्सेस, अनइक्वल पल्सेस, ठीक है। दूसरा, न्यू मरमर मिल सकता है आपको। ये ऑन एग्जामिनेशन होगा। ईसीजी इसमें नॉन डायग्नोस्टिक होती है, उसमें इतना कोई वो नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, आप सबसे पहले कराएंगे चेस्ट एक्सरे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस भी तो आपका पार्ट है ना। फर्स्ट, चेस्ट एक्सरे, ठीक है। इसमें वाइडेंड मीडियास्टाइनम होगा और नॉर्मल होगा। नॉर्मल भी हो सकता है एक्सरे आपका, ठीक है। फिर आपने एक्सरे करा लिया, उस पे था वाइडेंड मीडियास्टाइनम, वाइडेंड मीडियास्टाइनम और नॉर्मल था, ठीक है। कोई भी हो सकता है, चेस्ट एक्सरे आपने कराया था एओर्टिक डाइसेक्शन के लिए। अगर तो पेशेंट स्टेबल है तो आप कराएं सीटीपीए, सिटी एंजियोग्राफी, ठीक है। उसमें ट्रू फॉल्स ल्यूमन आपको मिल सकता है, फ्लैप वगैरह कोई मिल सकता है, ठीक है। जाहिर बात है ये टॉपिक से अलग अलग भी डिस्कस होने हैं अभी। अगर अनस्टेबल पेशेंट है आपका, तो ट्रांस इसोफेजियल एको करें आप, ठीक है। उस पे आपको एओर्टिक डाइसेक्शन मिल जाएगी। ये आपकी अप्रोच होगी इन्वेस्टिगेशन वाइज, ठीक है। उसके बाद अगली आ जाती है पुल्मोनरी एम्बोलिज्म। पुल्मोनरी एम्बोलिज्म का भी पेन सडन ऑनसेट का होगा, शार्प भी हो सकता है, ठीक है। डिस्निया होगा एसोसिएटेड। अगर मैसिव पुल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो डिजीनेस, शॉक, ये हो सकता है, ठीक है। अगर मैसिव पुल्मोनरी एम्बोलिज्म है और डिस्निया वगैरह होगा, ये चीजें आपको उसको मिल रही होंगी उसमें, ठीक है। जाहिर बात है शॉक वाला पेशेंट तो अनस्टेबल होगा, तो पहले आप स्टेबलाइज करेंगे और उस दौरान आपको चीजों का पता लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसकी ईसीजी ही, इसकी जो चेस्ट है ना, आपकी चेस्ट बिल्कुल क्लियर होती है। अगर कोई और पैथोलॉजी है साथ में, वो तो एक अलहदा बात है ना, अदरवाइज चेस्ट इज क्लियर, नो फाइंडिंग, नो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एसोसिएटेड विद इट। हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा? प्रीवियस थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना, मैलिग्नेंसी, थ्रोम्बोएम्बोटिक स्टेट होती है ना, थ्रोम्बोटिक स्टेट होती है, मैलिग्नेंसी। ओसीपीज तो नहीं यूज कर रही, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को फीमेल, ठीक है। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ऐसी कोई चीज तो नहीं है। रीसेंट ट्रेवल बाय एयर, बेड बाउंड आफ्टर सर्जरी, वैसे भी बेड बाउंड है ड्यू टू एज और सर्जरी। ये इस किस्म के आपके देखें हिस्ट्री के अच्छे खासे पॉइंट्स आपको मिल गए हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, डिस्निया, टेकिकार्डिया मिलेगा आपको साथ में, इंक्रीज्ड हार्ट रेट। ईसीजी पे कम लोगों में आती है, बट टिपिकल फाइंडिंग क्या है? S1, ठीक है, Q3, T3,
प्रोमिनेंट क्यू वेव इन लीड 3, टी इन्वर्टेड इन लीड 3, और S1 लीड 1 में प्रोमिनेंट एस वेव। ये फाइंडिंग होती है इसकी टिपिकल ईसीजी फाइंडिंग, अगर कोई आपसे पूछ ले तो। ठीक है, तो आपने क्या कराना है इसमें? पुल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए आपकी क्या अप्रोच होगी? आप वेल स्कोर कैलकुलेट करेंगे। ईसीजी तो आपने करा ली ना, उसमें मैंने आपको बता दिया। कार्डियक मार्कर्स आपने कराए हुए होंगे, वो नेगेटिव होंगे। ठीक है। वेल स्कोर पे अगर लो स्कोर आ रहा है और डी डाइमर नेगेटिव है, ठीक है, तो इट रूल्स आउट पुल्मोनरी एम्बोलिज्म। और वेल स्कोर पे अगर लो स्कोर आ रहा है और डी डाइमर एलिवेटेड है, इसका मतलब है डी डाइमर कराने हैं आपने। ठीक है। तो आप सीटीपीए कराओगे, सिटी पुल्मोनरी एंजियोग्राफी। और अगर कंट्रास्ट के साथ कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है या कंट्रास्ट नहीं दे सकते, तो वीक्यू स्कैन कराएंगे। ठीक है। और अगर पेशेंट को वेल स्कोर हाई था, हाई स्कोर, तो फिर डी डाइमर्स की भी जरूरत नहीं है, या आप सीटीपीए कराएंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड इज सीटीपीए। और अगर उसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो वीक्यू स्कैन कराएंगे। उसके अलावा आप इसमें एकोकार्डियोग्राफी भी कराते हैं। एकोकार्डियोग्राफी क्यों? क्योंकि कभी कभी आपको लेफ्ट वेंट्रिकल वगैरह में आपको थ्रोम्बस मिल जाता है ऑलरेडी पड़ा हुआ। ठीक है। तो थ्रोम्बस आइडेंटिफाई हो जाता है वेंट्रिकल के अंदर, एट्रिया के अंदर कहीं ना कहीं, तो आपको पता होता है कि वहीं से थ्रोम्बस का एक टुकड़ा, ये हार्ट है मिसाल के तो 4 चैम्बर्स हैं, ये थ्रोम्बस पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पे। यहीं से एक टुकड़ा जो है उठ के ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू होता हुआ पुल्मोनरी सर्कुलेशन तक हो सकता है पहुंच गया हो। ठीक है। तो जब तक एक जगह पे पड़ा हुआ है तो वो थ्रोम्बस है, जब उसका एक कोई पीस कट के तो ब्लड सर्कुलेशन में फैल रहा होता है तो वो एम्बोलिज्म होता है यानी। ठीक है। तो पुल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा ये। तो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच दिस। ठीक है। देन आपकी एक और कंडीशन है कार्डियक टेम्पोनाड, जिसका फेमस ट्राइड भी है हाइपोटेंशन, इंक्रीज जेवीपी, ये जो कि आपको मिलेगी एग्जामिनेशन पे, और मफल्ड हार्ट साउंड्स ये भी आपको मिलेंगे। ये तीनों चीजें इसकी जो हैं वो आपको एग्जामिनेशन पे मिल रही होंगी। ठीक है। तो ये भी एक चेस्ट पेन की कॉज हो सकता है, कार्डियक चेस्ट पेन की। ठीक है। कार्डियक टेम्पोनाड। ठीक है। तो कार्डियक टेम्पोनाड में और क्या मिलेगा हमें? कार्डियक टेम्पोनाड पे पल्सस पैराडॉक्सस, ये आपकी एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स है सारी। ईसीजी पे आपको डिक्रीज्ड क्यूटी वोल्टेज। तो ये सारी आपकी वो है इन्वेस्टिगेशंस हैं इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस टॉपिक में, जो कि आपके गिवन है कि आपको इन्वेस्टिगेशंस का पता होना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन में आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस वजह से है इंक्रीज हार्ट रेट, या जैसे टैकिकार्डिया कहते हैं। ठीक है।
उसके अलावा आजकल इमरजेंसी में न्यू अप्रोच होती है पोकस की, पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड फौरन कहा जाता है कि आपको, बजाय कि आप एकोकार्डियोग्राफी, कार्डियोलॉजिस्ट इनका वेट करें, तो इमरजेंसी में जो भी बंदा काम कर रहा है उसको ये फोकस टेक्निक आनी चाहिए, यानी अल्ट्रासाउंड करना आना चाहिए। पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड, यानी जहाँ पे केयर दी जा रही है वहीं पे अल्ट्रासाउंड बेड साइड पे परफॉर्म किया जाए, तो इस पे आपको पेरिकार्डियल इफ्यूजन मिल सकती है। ये आपको एक इजी वे है रूल आउट करने के लिए। ठीक है, कार्डियक टेम्पोनाड। तो ये भी एक पेन, चेस्ट पेन की जो है वो रीजन बन सकती है। ठीक है। देन आपका आ जाता है नमोनिया। नमोनिया में आपकी प्रीसीडिंग हिस्ट्री होगी फीवर की, कफ की। ए टिपिकल होगा। टिपिकल वो चीज है, टिपिकल नमोनिया, जिसमें टिपिकल फीचर्स ऑफ नमोनिया है, यानी फीवर है, कफ है, इंक्रीज स्पूटम प्रोडक्शन होगी। ए टिपिकल कौन से होंगे फीचर्स? हो सकता है वो प्रेजेंट ही खाली कफ एंड चेस्ट पेन के साथ करे, इसमें चेस्ट पेन भी हो सकती है, इन सब सिम्टम्स के साथ भी हो सकती है, अकेले भी हो सकती है। यानी ना कोई फीवर है, और ड्राई कफ है, यूजली ये कफ ड्राई होती है एटिपिकल में। इस किस्म के सिम्टम के साथ नमूनिया आपका प्रेजेंट कर सकता है। तो आप मेनली क्या करेंगे, एक्सरे कराएंगे। सीबीसी तो देखें करानी ही है, ल्यूकोसाइटोसिस ल्यूकोपीनिया दोनों मिल सकते हैं। सेप्सिस का केस होगा तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल सकता है। एक्सरे कराएंगे इसमें तो आपको पैच मिल जाएगा नमूनिया का, कंसोलिडेशन। एग्जामिनेशन पे भी आपको क्या मिलेगी, ब्रोंकियल ब्रीदिंग। ब्रोंकियल ब्रीदिंग एंड क्रेप्स, ये आपको चीजें नमूनिया में मिल जाएंगी। ठीक है। उसके अलावा न्यूमोथोरेक्स, प्राइमरी भी हो सकता है। थिन लीन टॉल, थिन लीन टॉल इंडिविजुअल है, फिजिक देख के ही आपको अंदाजा हो जाएगा। और प्राइमरी का मतलब है बगैर किसी कॉज के हो गई है। हो सकता है वो स्मोकर भी हो साथ में। ठीक है। और हो सकता है उसकी पास्ट हिस्ट्री हो मार्फन सिंड्रोम की। तो अब ये टिपिकल सारे आपको पता लग जाएगा। और इसका पेन कैसा होगा, चेस्ट पेन ऑफ न्यूमोथोरेक्स। ठीक है। सडन, ठीक है, ये भी प्लूरेटिक होगा, शार्प होगा। ठीक है। इसके साथ भी आपको डिस्निया मिलेगा। ठीक है। और अगर ये टेंशन न्यूमोथोरक्स हुई, ठीक है, तो आपको रेस जेवीपी भी मिल सकती है। ठीक है। देन सेकेंडरी है, ड्यू टू लंग पैथोलॉजी, ब्रोंकिएक्टेसिस है, सीओपीडी है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज हैं, उनके आप फीचर्स रूल आउट करेंगे हिस्ट्री पे, एक्सरे पे, डिफरेंट तरीकों से। ठीक है, एचआरसीटी, सीटी स्कैन करा लेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन आपकी कॉज डिपेंडेंट होंगी। देन आपकी आ जाती है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। इनमें से जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स है ना, अच्छा, इसमें न्यूमोथोरेक्स पे और फीचर क्या होंगे एग्जामिनेशन के, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स ऑन साइड ऑफ द लीजन, ऑन साइड ऑफ डैमेज कह लें। जिस साइड का इशू है ना, जिस साइड का न्यूमोथोरेक्स, उस साइड पे एब्सेंट ब्रेथ साउंड होंगी। ठीक है। दूसरा, शिफ्ट ऑफ ट्रेकिया टू ऑपोजिट साइड, ये आपको मिल जाएगा। जो सिंपल न्यूमोथोरेक्स है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स नहीं है, उसमें आपको एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी ना ऑन द साइड ऑफ द लीजन। ठीक है। सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो, टेंशन हो, जो भी हो, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होंगी उस तरफ जिस तरफ का न्यूमोथोरेक्स है।
ठीक है। तो इस तरह आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा न्यूमोथोरेक्स, और टेंशन न्यूमोथोरेक्स इज ए मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है। टेंशन न्यूमोथोरेक्स आपकी मेडिकल इमरजेंसी है, और फौरन आपने बिफोर इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकली इसको डायग्नोज करना है। बिफोर एनी इन्वेस्टिगेशन नीडल डीकम्प्रेशन आपने करनी है। ठीक है, ऑक्सीजनेशन, नीडल डीकम्प्रेशन, ये सारी चीजें फौरन करनी है। और एक्सरे पे आपको क्या मिलेगा न्यूमोथोरेक्स में, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है। और ईसीजी पे न्यूमोथोरेक्स की साइनस टेकिकार्डिया वगैरह आपको मिल सकता है। ट्रेकियल डिविएशन की बात हो गई, पल्सस पैराडॉक्सस हो सकता है न्यूमोथोरेक्स में। ये सारे चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये आपके कार्डियोपुल्मोनरी कॉजेज जितने भी हैं ना, ये अभी कवर हो गए हमारे। अब आ जाते हैं एक सिंपल कॉज की तरफ, एक और कॉज की तरफ जो कि इमरजेंसी है, बट इट इज नॉन कार्डियक कॉज। ठीक है। नॉन कार्डियक कॉज, ईसोफेजियल रप्चर। ठीक है जी। बोयर हाफ सिंड्रोम में हो जाता है ना, बोयर हाफ सिंड्रोम। तो पेन आफ्टर इंटेंस वॉमिटिंग। ठीक है। चेस्ट पेन आफ्टर इंटेंस वॉमिटिंग। ठीक है। या पेन आफ्टर ईसोफेजियल इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी एंडोस्कोपी की उसके बाद शुरू हो गया है। ठीक है, सिवियर पेन होता है ये। ठीक है। या पेन आफ्टर एसिड इनटेक, इस किस्म की हिस्ट्री होगी। ठीक है। और चेस्ट पेन होगी। और आपको और साथ में क्या मिल सकता है ऑन एग्जामिनेशन इसोफेजियल रप्चर में? सब क्यूटेनियस एम्फिजिमा, यानी जारी बात है जीआई ट्रैक्ट है ना ये, तो एयर अब लीक होना शुरू हो जाएगी ना इधर उधर। तो सब क्यूटेनियस एम्फिजिमा, स्किन के ऊपर आप पेल्पेट करेंगे तो आपको नीचे एयर फील होगी, मतलब ठीक है, बबली सी फील आती है, सब क्यूटेनियस एम्फिजिमा। उसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन की फाइंडिंग्स हो सकती हैं। न्यूमो मीडियास्टाइनम मिल सकता है आपको, मीडियास्टाइनम ऑन एक्सरे, ये भी ऑन एक्सरे। ठीक है। देन आपको हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स की फाइंडिंग मिल सकती हैं। हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, ये तीनों फाइंडिंग आपको एक्सरे पे मिल जाएंगी। चेस्ट एक्सरे। तो ये आपकी इन्वेस्टिगेशन हो गई। ईसीजी इसमें नॉन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, बाकी सेपरेटली डिटेल में हम हर एक को अलग अलग पढ़ेंगे जब भी आगे टॉपिक में आएगा वो। ठीक है, कोई भी कॉज। देन न्यूरोमस्कुलर कॉजेज है। मस्कुलर कॉजेज भी यही होता है, चेंज इन पोस्चर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अच्छा जी, ईसोफेजियल स्पैज्म, एंजाइना। इसका चेस्ट पेन होता है इंटरमिटेंट। चेस्ट पेन होगा, शार्प चेस्ट पेन होता है इसका भी। लेकिन इसकी एक चीज है कि नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रेट्स देंगे ना आप, या सीसीबीज देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर,
तो रिलीव हो जाएगा पेन। एंजाइना में क्या होता है? चेस्ट पेन। ठीक है। एंजाइना में फर्दर आपकी ईसीजी चेंजेस भी आ सकती हैं, कार्डिक मार्कर्स भी आप करा सकते हैं। उसमें जाहिर बात है इसकी कोई फाइंडिंग आ सकती हैं। लेकिन ईसोफेजियल यानी ईसीजी पे फाइंडिंग आ सकती हैं, टी इन्वर्जन वगैरह। ईसोफेजियल स्पैज्म में वो चीज़ नहीं होती। और ये नाइट्रेट, और अगर चेस्ट पेन हो रही है एंड नाइट्रेट्स respond after 10 minutes, then less likely to be angina। ठीक है। तो ये एंजाइना का मिमिक है। तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती हैं, मतलब ईसीजी है, कार्डिक मार्कर्स तो एंजाइना में बिल्कुल वो आएंगे, नॉर्मल आएंगे। ठीक है। उसके अलावा आप नाइट्रेट्स वगैरह देते हैं, ईसोफेजियल स्पैज्म भी रिलीव हो जाता है उससे। ठीक है। और एंजाइना भी रिलीव हो जाता है। तो एंजाइना के साथ इसका मिमिक्री है, यानी ये मिमिक्री, मिमिक एंजाइना को मिमिक करता है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, ऑलमोस्ट। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये होता है कि अगर एंजाइना का पेन आपका नाइट्रेट्स लेने के 10 मिनट बाद आपका रिलीव हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि शायद वो एंजाइना नहीं था। ठीक है। वो कोई भी चीज और हो सकती है, इसोफेजियल स्पैज्म हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। यूजुअली विद इन फ्यू मिनट्स जो है ना, नाइट्रेट्स रिस्पॉन्ड कर जाते हैं एंजाइना के पेन को। थोड़ा सा ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इसमें आपका हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा आप आ जाते हैं, कार्डिक पेन जो है ना आपका, कैन रेफर टू एपिगेस्ट्रियम। ठीक है। लेकिन एपिगेस्ट्रियम के अपने बहुत सारे कॉजेज हैं। ये आपका एब्डोमेन है, ये अम्बिलिकल रीजन है आपका, ये आपकी दोनों तरफ की चेस्ट, जो रिब केज है वो आपस में मिल रही है, ये जीफी स्टर्नम है यहाँ पे। तो ये आपका एपिगेस्ट्रियम का एरिया सारा। यहाँ पे आपका दर्द होगा, पैंक्रियाटाइटिस का दर्द भी होगा। ठीक है, जाहिर बात है उसकी इन्वेस्टिगेशंस आप करा लेंगे। ठीक है। यहीं पे आपका कार्डिक पेन भी रेफर होके आ सकता है। ठीक है, तो वो तो आपको पता लग जाएगा, स्पेशली इंफीरियर वॉल एमआई। ठीक है। वो राइट साइडेड एमआई, इंफीरियर वॉल एमआई इस साइड पे आ सकता है। ठीक है। प्लस आपका जो है वो पैंक्रियाटाइटिस का, गॉल ब्लैडर का पेन यहाँ पे आ सकता है। और पेप्टिक अल्सर डिजीज का पेन यहाँ पे आ सकता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज, पैंक्रियाटाइटिस, कार्डिक पेन। ठीक है। पेप्टिक अल्सर का डिजीज यूजली ये होता है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज में से कुछ जो है वो खाना खाने से बेहतर हो जाता है, एक कैटेगरी। ठीक है, जैसे डूडेनल अल्सर है। और यूजली ये पेन खाना खाने के 45 to 90 मिनट्स बाद शुरू होता है। ठीक है। मतलब पेप्टिक अल्सर डिजीज होगी और गैस्ट्रिक अल्सर होगा उसमें, जिसके बाद खाना खाने के बाद पेन इंक्रीज होता है, तो वो 45 to 90 मिनट्स बाद स्टार्ट होगा। पैंक्रियाटाइटिस में पहले भी कोई हिस्ट्री होगी, यानी ओबेसिटी और वो सारे। अच्छा, ये भी आपने हिस्ट्री पे रूल आउट कर लेना है, ओबेसिटी को, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, क्योंकि डायबिटिक्स में और ओल्डर एज ग्रुप्स में वो आपका एमआई भी जो होता है साइलेंट एमआई होता है। कार्डिक कार्डिक पेन आपका सामने आता ही नहीं है। बाद में पेशेंट का सांस वगैरह फूलना शुरू होता है तो पता लगता है जी कि ये तो अ, जो है वो बाद में ईसीजी कराते हैं, एको कराते हैं, तो पता लगता है कि ये तो इसको एमआई हुआ हुआ है पहले से। ठीक है। हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, सिगरेट स्मोकिंग, ये सारी आपके जनरल हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं जो कि चेस्ट पेन के साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है। ठीक है। इसी तरह आपका जो पैंक्रियाटाइटिस का पेन है वो भी आफ्टर मील ज्यादा होता है। ठीक है।
पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना जो है उसकी टाइप है तो वो भी खाना खाने आफ्टर मील इंक्रीज होगा, क्योंकि स्प्लैंचनिक सर्कुलेशन में जीआई की तरफ ब्लड जाएगा तो कार्डियक कॉम्प्रोमाइज होगा। तो पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना की टाइप भी हो सकती है। तो ये आपका सारा इन्वेस्टिगेशन पे चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। और एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का पेन भी एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी फील हो सकता है, और वो रेफर भी कर सकता है शोल्डर की तरफ। तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि कार्डियक पेन भी शोल्डर की तरफ रेफर कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन जो यूजली जो आपका पेन होगा ना गाल ब्लैडर का, और जो पेंक्रियाज का, गाल ब्लैडर का, ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज का, ठीक है, ये पेन जो है ना कुछ देर बाद सेटल भी हो सकते हैं स्पॉन्टेनियसली, मे सेटल स्पॉन्टेनियसली। लेकिन कार्डियक पेन होगा तो वो खुद से नहीं सेटल करेगा, एक्सेप्ट अगर वो स्टेबल एंजाइना हुआ तो उसके अलावा, अदरवाइज वो प्रोलॉन्ग चलता है। स्पेशली एमआई का पेन जैसे है वो लंबा चलेगा। तो ये जो पेन्स हैं ये खुद भी ठीक हो सकते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो एक चीज है दैट इज हर्पीज जोस्टर। एक तो वेजिकुलर रैश होगा, डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है, प्लस इचिंग और बर्निंग सेंसेशन होगी। इसकी ये है, ठीक है। और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ चिकन पॉक्स होगी। ये तो क्लियर कट नजर आ जाएगा ना सामने सारा कुछ, ठीक है। कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस हो सकता है, ठीक है। वो लोकलाइज्ड टेंडर और पेनफुल स्पॉट होगा, लेकिन लोकलाइज्ड होगा। कार्डिक पेन जो होता है वो लोकलाइज नहीं हो सकता, वो डिफ्यूज सा होता है, ठीक है। देन एंजाइटी। एंजाइटी के साथ आप फिर एसोसिएटेड आपको हिस्ट्री मिलेगी प्रीवियस एपिसोड्स की भी, प्रीवियस सच एपिसोड्स, पैनिक अटैक, हिस्ट्री ऑफ पैनिक अटैक्स, हाइपर वेंटिलेशन, बहुत बार बार सांस लेना, बहुत ज्यादा सांस लेना, ठीक है। स्ट्रेस फैक्टर कोई होगा, इमोशनल कोई फैक्टर होगा, ठीक है। इसमें डिस्निया भी हो सकता है, इसमें आपकी चेस्ट पेन भी हो सकती है, इसमें आपकी चेस्ट टाइटनेस भी हो सकती है इवन। लेकिन टेस्ट इसमें सारे नॉर्मल होंगे इंक्लूडिंग ईसीजी, सिवाय टैकीकार्डिया हो सकता है ईसीजी पे। तो यूं आपका ये एंजाइटी वाला पोर्शन जो है ये इस तरह आप कवर करेंगे। एक अब आपका मेन रह गया, टकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी। प्रेसिपिटेटेड बाय, प्रेजेंट्स एज एमआई, प्रेजेंट्स एज एमआई, ईसीजी भी, ईसीजी पे एसटी एलिवेशन मिल सकती है। कार्डिक मार्कर्स में आल्सो इंक्रीज, ठीक है। लेकिन एंजियोग्राफी इज नॉर्मल, वेसल्स आपकी नॉर्मल होंगी, नो एथेरोस्क्लेरोसिस, क्रिटिकल एथेरोस्क्लेरोसिस या एमआई चेंजेस, ठीक है। इवन एको पे भी हाइपोकाइनेसिया ऑफ कार्डियक वॉल्स मिल सकता है, तो एको भी आप कराते हैं, एकोकार्डियोग्राफी। प्रेसिपिटेटेड बाय स्ट्रेस फैक्टर, स्ट्रेस एंड इमोशनल फैक्टर, ठीक है। और ये खुद ही
आफ्टर 2 मंथ्स कंप्लीट रिकवरी, असली हालत में वापस आ जाता है आपका कार्डियक टिश्यू। कहते हैं कि एड्रीनालिन इंक्रीज होता है इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, और एड्रीनालिन ना मायोकार्डियम को स्टन कर देता है, कुछ अरसे के लिए वो काम छोड़ देती है। तो वो जो काम छोड़ना है वो एकोकार्डियोग्राफी पे तो पता लग जाएगा, लेकिन एनजीओ वगैरह बिल्कुल नॉर्मल होगी। ठीक है। ईसीजी पे भी चूंकि काम छोड़ा हुआ है फिलहाल, तो ईसीजी पे एसटी एलिवेशन हो सकती है, कार्डियक मार्कर्स भी रेज्ड हो सकते हैं, लेकिन एंजियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल होगी और पेशेंट दो दो महीने अप टू 2 मंथ्स तक कंप्लीट रिकवरी हो जाती है यूजुअली। तो ये भी चेस्ट पेन का एक फैक्टर हो सकता है। तो ये आपके डिटेल में चेस्ट पेन के डीडीज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और उनके डिफरेंट फीचर्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, कार्डियक चेस्ट पेन यूजुअली डल होती है, चेस्ट हैवीनेस के साथ एसोसिएटेड होती है, और पिन पॉइंट नहीं कर सकता पेशेंट। ठीक है। तो ये आपके हिस्ट्री के पॉइंट्स भी हो गए, इन्वेस्टिगेशंस भी इसमें डिस्कस हो गई काफी सारी। तो ये आपका चेस्ट पेन का टॉपिक है अकॉर्डिंग टू दी पीजीईटी। थैंक यू सो मच।